गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल सही होंगे। सॉरी, आज का जो अपना टॉपिक कल जो हम क्लास थी अपनी 11th क्लास इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्लास 11th इंग्लिश मीडियम, और हम पढ़ रहे थे सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रोसोम, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनेल्स होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल जो सेल्स होती हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ओनली एनिमल सेल्स। ये ध्यान रखना, एनिमल जो सेल्स होती हैं केवल उन्हीं के अंदर पाया जाता है सेंट्रोसोम। और सेंट्रोसोम जो होता है वो मदद करता है सेल डिवीजन में, यानी कि कोशिका विभाजन के अंतर्गत। ठीक है, तो पहले जो सेंट्रोसोम के बारे में हम पढ़ा था कि सेंट्रोसोम जो होता है वो उसके दो पार्ट्स होते हैं जो कि सेंट्रियोल कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। क्या कहलाते हैं? सेंट्रियोल कहलाते हैं। यूजुअली कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, और वो स्ट्रक्चर जो है वो क्या कहलाती हैं? कॉल्ड सेंट्रियोल। यहाँ तक हमने नोट कर लिया था। इसके आगे नोट करना शुरू कीजिए। बोथ यानी कि बोथ आर सराउंडेड, बोथ का मतलब दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं वहां से हम शुरुआत करते हैं। बोथ आर सराउंडेड, यानी कि बोथ का मतलब यहां सेंट्रियोल से है। ठीक है, मैं यहां पे कोष्टक में लिख देता हूं, ध्यान नहीं हो तो। सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल जो होते हैं, ठीक है, प्रत्येक जो सेंट्रोसोम होता है वो दो सेंट्रियोल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? बोथ आर सराउंडेड, यानी कि दोनों जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो घिरे होते हैं। बोथ आर सराउंडेड बाय एमोर्फोअस पेरिसेंट्रियोलर मटेरियल। सेंट्रियोलर मटेरियल, ठीक है, दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं वो सराउंड होते हैं एक समांगी जो मिश्रण होता है, पेरिसेंट्रियोलर कहते हैं जिसे। उसके द्वारा पेरिसेंट्रियोलर जो मैटर होता है उसके द्वारा चारों ओर से घिरे रहते हैं। ठीक है, नगन होते हैं, बिल्कुल नेकेड होते हैं, इनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पाई जाती। सिर्फ और सिर्फ जो स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं जो कि मदद करते हैं सेल डिवीजन के अंदर, वहाँ पर उनके निर्माण में ये काम में आते हैं। बहुत ज़्यादा इसके बारे में आपको नोट नहीं करना है, फिर भी जो भी थोड़ा बहुत है। बोथ द सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम, बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम, यानी कि जो सेंट्रियोल होते हैं जो कि किस में पाए जाते हैं? सेंट्रोसोम में पाए जाते हैं। वो जुड़े हुए होते हैं लाई परपेंडिकुलर। ठीक है, लाई किस तरह रूप में जुड़े होते हैं? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, टू ईच अदर, एक दूसरे से जो सेंट्रियोल होते हैं वो किस रूप में जुड़े हुए होते हैं? एक जो सेंट्रोसोम होता है उसमें परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर होती है, उसके रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक द कार्ट व्हील। ठीक है, इन विच ईच हैज an organization
लाइक ए कार्ट व्हील। क्या कहा गया है कि एक जो सेंट्रोसोम होता है उसमें कितने, 2 सेंट्रियोल होते हैं। कितने होते हैं? 2 सेंट्रियोल होते हैं। और दोनों के दोनों जो सेंट्रियोल होते हैं डियर स्टूडेंट, वो एमोर्फोबस जो पेरीसेंट्रियोलर, ये इनके अंदर भरा हुआ द्रव्य होता है, ठीक है, उसके द्वारा, मटेरियल के द्वारा क्या होते हैं? सराउंडेड होते हैं। अगर हम बात करें कि दोनों जुड़े हुए कैसे रहते हैं, तो बोथ सेंट्रियोल इन ए सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले जो दोनों के दोनों क्या हैं, जो सेंट्रोसोम होते हैं, लाई एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर के रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इन विच ईच हैज एन ऑर्गेनाइजेशन लाइक ए कार्ट व्हील, और प्रत्येक जो होता है उसकी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट, वो कार्ट व्हील जो होती है ना, उस तरह की नजर आती है। ठीक है, 9+2 का इनके अंदर वैल्यू होती है, और वो वैल्यू जो होती है वो कार्ट व्हील आपने देखा होगा इस प्रकार से होता है, यूं, ठीक है, ऐसे यूं, इस तरह का होता है। कार्ट व्हील का मतलब क्या होता है कि जो बैलगाड़ी होती है उसका जो पहिया होता है, ठीक है, वो कार्ट व्हील कहलाता है। और बैलगाड़ी के पहिए को आपने देखा, शायद आपने तो नहीं देखा होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे ने देखा है तो सेम टू सेम जो व्यवस्था होती है इसके अंदर, वो सेम टू सेम इस प्रकार की होती है, जैसे कि कार्ट व्हील, यानी कि स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं कि इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। ठीक है, they are made up of 9 evenly, यानी कि बराबर एक जैसे स्पेड पेरिफेरल स्पेस्ड पेरिफेरल, ठीक है, फाइबर्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्या कहा गया है कि दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ये किसके बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए 9 बराबर के क्या होते हैं? स्पेस्ड, यानी कि गोलाकार क्या होते हैं? गोलाकार संरचनाएं होती हैं ये। ठीक है, डायग्राम से समझ में आ जाएगा, अभी बना देंगे आपके सामने। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर, ठीक है, गोलाकार जो रेशे होते हैं, ठीक है, ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो किसके बने हुए होते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, उससे निर्मित स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल। ठीक है, और सेंट्रियोल से मिलकर सेंट्रोसोम का निर्माण होता है। नोट कर लीजिए इसको। कहने का मतलब रेशे के रूप में इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये तो पता लग गया है कि फाइब्रिल्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए फाइब्रिल्स होते हैं। प्रत्येक जो फाइब्रिल्स होता है, ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल, यानी कि प्रत्येक जो फाइब्रिल्स होता है, जो गोलाकार जो फाइब्रिल्स होता है, इज ए ट्रिपलेट। क्या होता है? इज ए ट्रिपलेट। ओके, क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। ठीक है, द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर ऑल्सो लिंक्ड एंड द एडजेसेंट ट्रिपलेट, जो पास वाला जो ट्रिपलेट होता है वो इससे जुड़ा हुआ होता है,
आर ऑल्सो लिंक्ड, आर ऑल्सो लिंक्ड किससे जुड़ा होता है? कहने का मतलब है ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल्स, प्रत्येक जो पेरिफेरल मैंने अभी बताया है कि जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है, फाइबर्स होते हैं सेंट्रियोल के अंदर, ये क्या होते हैं, किसके रूप में होते हैं, ये ध्यान रखना है, ये ट्रिपलेट के रूप में होते हैं। और प्रत्येक एक जो ट्रिपलेट होता है वो दूसरे एडजेसेंट का मतलब समीपस्थ जो ट्रिपलेट होता है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। चित्र से समझ में आएगा आपको। स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है डियर स्टूडेंट। कैसी होती है? देखिए, मान लीजिए कि ये एक क्या है, एक फाइब्रिल्स है, समझ गए? हालांकि यूं लंबवत होता है इस प्रकार से, लेकिन सामने की स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं। ये एक फाइब्रिल्स हो गया, दूसरा फाइब्रिल्स हो गया और ये तीसरा फाइब्रिल्स हो गया, और तीनों ने मिलकर क्या बना लिया, एक ट्रिपलेट का निर्माण कर लिया। ये प्रत्येक एक गोलाकार स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। अब ये अगले से, ठीक है, 1 2 और 3, और पहले हम क्या बता चुके हैं, इवनली 9 फाइब्रिल्स जो होते हैं, यानी कि इस तरह के जो 9 ट्रिपलेट आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए आपको मिलेंगे इस प्रकार से। ठीक है, यानी कि गोलाकार स्ट्रक्चर के रूप में आपको इस प्रकार से ये जुड़े हुए नजर आएंगे। एक, दो, तीन, चार, 5, 4 और होंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से आपस में क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से डियर स्टूडेंट। कैसे होते हैं? लिंक्ड होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बना लो इस प्रकार से। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, थोड़ा सा तो इस तरह की गोलाकार स्ट्रक्चर बन जाती है यूं राउंड में। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है, बहुत ही माइक्रो स्ट्रक्चर होती है, और अगर इसको वास्तव में देखा जाए तो ये इस तरह से यूं होते हैं। ठीक है, आपस में इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, लंबे बेलनाकार स्ट्रक्चर होती हुई चली जाती है। ठीक है, इस प्रकार से होते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि व्यवस्था जो होती है 9+2 के आसपास होती है। तो ये पहले भी हम बता चुके हैं कि, ठीक है, कि मेड अप ऑफ 9 इवनली, यानी कि प्रत्येक दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइबर्स। तो ये सारे क्या होते हैं, पेरिफेरल फाइबर्स होते हैं। प्रत्येक जो फाइबर्स होता है वो एक ट्रिपलेट के रूप में होता है। एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से एडजेसेंट यानी कि लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये सारे फाइबर्स ही होते हैं जो बाद में स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण करते हैं। कब? जब सेल डिवीजन होता है। आपको कुछ ज़्यादा इसके अंदर समझने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको, ठीक है, बनाने की जरूरत नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है ये, आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ नोट करना है। ये मैंने बताया है कि किस तरह से एक ट्रिपलेट होता है और एक ट्रिपलेट दूसरे ट्रिपलेट से किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है। स्ट्रक्चर जो होती है वो कार्ट व्हील की तरह हो जाती है, एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह हो जाती है। अगर इसके फंक्शन की बात करें कि जो सेंट्रोसोम होते हैं वो कार्य क्या करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। क्या कर सकते हैं? द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलियन फ्लैजिला। द सेंट्रियोल फॉर्म क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल जो होते हैं फॉर्म द बेसल बॉडी
बेसल बॉडी बनाते हैं, आधारभूत संरचना बनाते हैं किसकी, सीलिया और फ्लैजिला की, ठीक है, ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और जो फ्लैजिला होते हैं ये स्ट्रक्चर होती हैं, ये हमारी कुछ शरीर के अंदर हमारी जो कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिन सेल्स से जो सेल्स है ट्रांसपोर्टेशन, जो पार्टिकल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर मदद करती हैं, ठीक है, और वो जो मदद करती हैं ट्रांसपोर्टेशन में उनकी, जैसे मान लीजिए ये कोशिका है और इस कोशिका के ऊपर छोटे छोटे इस तरह के रेसे से पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, ये रेसे जो होते हैं यही क्या कहलाते हैं, ये फ्लैजिला या सीलिया कहलाते हैं। जो सीलिया और फ्लैजिला में जो डिफरेंट है वो उनकी मूवमेंट के आधार पर है। सीलिया हमेशा एक तरफ न्यू मूवमेंट करते हैं, फिर दूसरी तरफ इस तरह से करते हैं यूँ, ठीक है, जबकि फ्लैजिला जो होते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है वो अलग अलग होती है। और ज़्यादातर जो फ्लैजिला होते हैं वो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर पाए जाते हैं, लाइक ए बैक्टीरिया। जैसे बैक्टीरिया जो होते हैं, ये मान लीजिए कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया के एक सिरे के ऊपर या दूसरे सिरे पर पाए जाने वाली जो उनके मोशन जो ऑर्गन होता है वो क्या कहलाता है, फ्लैजिला कहलाता है। और क्या कहा गया है कि ये जो सीलिया होते हैं और ये जो फ्लैजिला होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट वो सेम टू सेम किस तरह की होती है, सेंट्रियोल की तरह होती है। तो क्या कहा गया, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी, ठीक है, सेंट्रियोल जो होते हैं वो बेसल बॉडी यानी कि आधारभूत संरचना बनाते हैं किसकी, सीलिया की और फ्लैजिला की, ठीक है। तो याद रखना सेंट्रियोल की जैसी व्यवस्था होती है, जैसी स्ट्रक्चर किसकी होती है, सेंट्रियोल की होती है, डियर स्टूडेंट उसी तरह की स्ट्रक्चर किसकी पाई जाती है, सीलिया और फ्लैजिला की पाई जाती है, ठीक है। इनकी व्यवस्था जो होती है 9+2 के रूप में होती है। किस रूप में होती है, 9+2 के रूप में होती है। 9 जो होते हैं इवनली एक दूसरे से जुड़े हुए, बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि क्या कहा गया था कि 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइबर्स और जो ट्यूबुलेंट प्रोटीन होते हैं उनके बने हुए होते हैं हमारे क्या, सेंट्रियोल। और सेम टू सेम फ्लैजिला और जो सीलिया होते हैं वो भी इन्हीं ट्यूबुलेंट प्रोटीन के बने हुए होते हैं जिनकी व्यवस्था जो होती है वो 9+2 के रूप में होती है। ओके, सो ये तो हमारा सेंट्रियोल था। इसके अलावा एक कार्य, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ द सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है, और एंड स्पाइंडल फाइबर, ये बहुत जरूरी है। क्या लिखा गया है, स्पाइंडल फाइबर, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना। ये स्पाइंडल फाइबर कब बनते हैं डियर स्टूडेंट, ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं, ये फाइबर्स जो स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं डियर स्टूडेंट ये बनते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। सेल डिवीजन जो होता है यानी कि जब कोशिका विभाजन होती है उस समय स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण होता है किसके द्वारा, सेंट्रियोल के द्वारा, सेंट्रोसोम के द्वारा। आपको यही ध्यान रखना है बस, ठीक है, इसके बाहर इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि सेल डिवीजन के दौरान, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन या ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो स्पाइंडल जो फाइबर्स बनते हैं उनकी जो यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पाइंडल फाइबर्स, ठीक है ना, वो डन बाय विच स्ट्रक्चर, यानी कि वो कौन सी संरचना है जो कि सेल डिवीजन के समय स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं उनका निर्माण करती है। तो आपको बताना है सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल, ठीक है। क्या बताएंगे, सेंट्रोसोम लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं सेंट्रियोल। ओके, तो स्पाइंडल जो फाइबर्स होते हैं, जब एक सेल डिवीजन होती है तो इस तरह से उसके अंदर क्या बनते हैं, स्पाइंडल फाइबर्स बनते हैं। ये जो स्पाइंडल फाइबर्स होते हैं ये किनके, जो बीच की जो प्लेट होती है उस प्लेट के ऊपर व्यवस्था होती है किसकी, जो क्रोमोसोम होते हैं उनकी व्यवस्था होती है, उनको धारण होने का कार्य करते हैं। ये हम सेल डिवीजन में आसानी से समझ जाएंगे, अभी इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल इस पूरे टॉपिक में सेंट्रियोल में जो समझने की चीज़ है वो सिर्फ ये है कि इनका कार्य, ठीक है। कभी भी इनकी स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, सिर्फ फंक्शन पूछा जाएगा आपसे कि कार्य क्या करते हैं। तो कार्य सीधी सी बात है, द सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, ठीक है। सीलिया और फ्लैजिला की जो बेसल बॉडी है उसका निर्माण करते हैं सेंट्रियोल, और साथ ही साथ बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य निपटाते हैं। कब, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन दे फॉर्म स्पाइंडल फाइबर्स,
ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? स्पाइंडल फाइबर का निर्माण करते हैं। ओके, नोट कर लेना इसको। अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट है वो है न्यूक्लियस। बहुत इंपॉर्टेंट, और इसके ऊपर आप IMP लिख सकते हैं। 3 ही पूरे चैप्टर में ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं डियर स्टूडेंट, कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, जिसके संबंध में क्वेश्चन जो होते हैं सभी कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आपका जो ईयरली या हाफ ईयरली का जो एग्जाम होगा डियर स्टूडेंट, उनमें भी इसे क्या किया जाएगा? पूछा जाएगा। ठीक है, तो इन 3 चीज़ों को आप बिल्कुल गौर से पढ़ना। किस किस को? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, और आज का टॉपिक जो है अपना न्यूक्लियस जिसे हम पढ़ा रहे हैं, उसको भी आपको समझने की आवश्यकता है बहुत ही तरीके से। ठीक है, सो लेट्स बिगिन क्लास। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से लिख देते हैं। न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय, किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था? बताइए, नाम क्या है? अरे पहले भी बता चुके हैं, कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। कब? 1831 की बात है। प्रारंभिक क्लासें याद कीजिए, उनमें हमने आपको केंद्रक के बारे में बताया था कि केंद्रक जो होता है या न्यूक्लियस जो होता है डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस जो होता है उसे सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था या डिस्क्राइब, उसका जो वर्णन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा इन 1831। ठीक है, 1831 में इसे खोजा गया था। ठीक है, लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन। नेक्स्ट लेटर, बाद में द मटेरियल, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस of the nucleus stand by the basic die, stand by the basic die। डाई का मतलब यहाँ पे क्या होता है? डाई का मतलब DYS, डाइज का मतलब जो साधारण जो रंग होता है उसकी बात कर रहे हैं। बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। बेसिक डाई वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। ओके, ये तो सामान्य जानकारी होगी इसके बारे में, आप इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या कहा गया है कि न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। न्यूक्लियस का सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। बाद में लेट द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ जो मटेरियल होता है वो स्टैंड का मतलब होता है रंगना, ठीक है, या अभिरंजित करना। ठीक है, क्या कहा गया है? द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई। बेसिक डाई के द्वारा जब न्यूक्लियस के मटेरियल को या न्यूक्लियस के मैट्रिक्स को, जो उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो भरा हुआ होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो भरा हुआ जो द्रव्य होता है उसकी बात कर रहे हैं। द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टैंड रंगा गया बाय द बेसिक डाई, साधारण डाई के द्वारा। ठीक है, तो जो उसके अंदर जो चीज रंगी गई, सभी चीजें तो नहीं रंगी गई होंगी, लेकिन जो चीजें रंगी गई उन्हें वाज गिवन द नेम क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। उस रंगने वाले भाग को फ्लेमिंग के द्वारा क्रोमेटिन कहा था। ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है,
इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी बेसिक चीजें आपकी क्लियर कर देता हूं, बाकी आप ठीक है फटाफट नोट कर लो इस लाइन को। देखिए डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, अगर उसके डायग्राम की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर आपको डायग्राम बनाना नहीं है, बनाएंगे हम कल फिर दोबारा, ठीक है। यहाँ सिर्फ समझना है जो बेसिक चीजें हैं वो। देखिए एक जो न्यूक्लियस होता है डियर स्टूडेंट, उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है, जिस प्रकार से क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड होते हैं, हमारा जो न्यूक्लियस होता है डियर स्टूडेंट वो भी डबल लेयर्ड ही होता है। देखो कितनी अच्छी बात है, ठीक है। एक जो न्यूक्लियस होता है डियर स्टूडेंट, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की नजर आती है, हमें नजर आ रहा है आपको बोर्ड पे, बिल्कुल। हमने जगह जगह छोटे छोटे क्या छोड़ दिए, छोटे छोटे जगह छिद्र छोड़ दिए, ये भी बड़े मायने रखते हैं, ठीक है। बहुत ही सूक्ष्म पोर होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। अब इसके अंदर भरा हुआ जो है, वो क्या होगा, न्यूक्लियर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा वो डियर स्टूडेंट न्यूक्लियोप्लाज्म कहें या न्यूक्लियर मैट्रिक्स मटेरियल कहते हैं इसको। अब ये क्या है, ये तो इसकी क्या है, मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसके अंदर भरा हुआ ये जो सारा मैटर है, इस मैटर को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस मटेरियल, समझ गए। अब इसके अंदर और क्या चीजें होती हैं, इसके अंदर डियर स्टूडेंट इस तरह से उलझे हुए क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। क्या उपस्थित होता है, डीएनए सूत्र होता है, ठीक है, डीएनए सूत्र होता है। तो ये डीएनए जो सूत्र होता है डियर स्टूडेंट, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रोमोटिन। जो फ्लेमिंग ने अभी अभी मैंने नाम बताया था आपको कि क्या किया कि फ्लेमिंग के द्वारा साधारण जो डाई होती है, बेसिक जो डाई होती है, उसके द्वारा जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया तो उसके अंदर एक ऐसा भाग था जो कि कैसा हो गया, जो स्टैंड हो गया, यानी कि जो अभिरंजित हो गया। और जो अभिरंजित होने वाला डियर स्टूडेंट भाग था वो क्या कहलाया, क्रोमेटिन कहलाया। क्या कहलाया, क्रोमेटिन। इसके अलावा इसके अंदर एक स्ट्रक्चर और पाई जाती है डियर स्टूडेंट इस प्रकार की, जो कि मेम्ब्रेन लैस होती है इसके भीतर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कार्य निपटाती है। थोड़ी सी गोलाकार सी होती है इस प्रकार की, इसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, यानी कि केंद्रिका। ये जो छिद्र आपको नजर आ रहे हैं ये होते हैं न्यूक्लियस पोर, यानी कि केंद्रक छिद्र, ठीक है। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है एक हमारे न्यूक्लियस की। शायद आई होप आपको समझ में आ गए हो। दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो क्या चीज है, वो ये है कि क्रोमेटिन जो होते हैं, प्रत्येक जो सेल्स होती है उस सेल से जब डिवीजन होती है डियर स्टूडेंट, ये इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक जो सेल होती है वो सेल जब डिवाइड होती है तो 2 चरणों में डिवाइड होती है वो। सबसे पहले इंटरफेज अवस्था आती है। क्या आती है, इंटरफेज अवस्था आती है, और दूसरी आती है एम फेज। कौन सी आती है, एम फेज। इंटरफेज जो अवस्था होती है ये प्रिपरेशन स्टेज होती है, यानी कि यहाँ पर जो सेल होती है वो डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है। क्या हो जाती है, डिवीजन के लिए तैयार हो जाती है, जबकि इसके अंदर विभाजन होती है। ध्यान रखना यहीं पर खेल है। क्या है कि इंटरफेज जो स्टेज होती है इसके अंदर जब सेल डिवीजन होती है तो उसके अंदर पाया जाने वाला डियर स्टूडेंट जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाने वाला जो डीएनए सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र इंटरफेज अवस्था में तो सेल डिवीजन के समय, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन के समय किसके अंदर, इन इंटरफेज स्टेज, इन इंटरफेज स्टेज जो डीएनए जो सूत्र होता है, डीएनए फाइबर कॉल्ड क्रोमेटिन, क्या कहलाता है, क्रोमेटिन कहलाता है। कब, जब वो तैयारी होती है। लेकिन जब वो डिवाइड होती है सेल, जब सेल्स क्या होती है, डिवाइड होना शुरू हो जाती है, तो उस समय डियर स्टूडेंट इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं, यानी कि गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को
कि एक जो मानव की जो कोशिका होती है उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये मैं आपका इंतजार करूंगा, तब तक इसे नोट कर लीजिए। गुड बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल के वीडियो में, न्यूक्लियस को कंप्लीट करेंगे उसके अंदर। ठीक है।